ऐसा आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं सुना होगा कि एक बीमार शख्स या एक फालिज़दा शख्स किसी मुल्क के आगे फैसले करे और मुल्क की भाग दौड़ संभाल ले। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारे सियासतदान और हमारे पॉलिटिशियंस, जिन्होंने इस मुल्क के या किसी भी मुल्क के बड़े बड़े फैसले करने होते हैं और इस मुल्क को आगे लेकर चलना होता है। लेकिन हमारी हिस्ट्री में ऐसा मुल्क भी है जिसमें आप जानेंगे कि एक फालिज़दा शख्स यानी एक बीमार शख्स जो अपनी की हुई बात नहीं समझ सकता और ना ही लोगों को समझा सकता है, वो लोगों की उम्मीदों पर कैसे पूरा उतरेगा। उसको जब गवर्नर जनरल बना दिया गया तो उसने लोगों की उम्मीदों पर पानी फेरा और कैसे अपने हाथों से अच्छे बुरे सारे काम किए और कैसे उसके दौरे इक़्तिदार में बूटों की गूंजें ऐवानों तक पहुंची। आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल और मैं हूं रिजवान हैदर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स के बारे में जिसने पाकिस्तान की भाग दौड़ तो संभाली, यानी कि गवर्नर जनरल बने। लियाकत अली खान की शहादत के बाद उन्होंने पाकिस्तान की भाग दौड़ तो संभाली, लेकिन क्या वो इस काबिल थे कि उनको पाकिस्तान की भाग दौड़ या पाकिस्तान उनके हवाले किया जाता। 1951 में लियाकत अली खान की शहादत के बाद मुस्लिम लीग का एक ऐसा फैसला जिसने पाकिस्तान को बहुत पीछे धकेल दिया और पाकिस्तान में बहुत सारी गलत चीजें और पाकिस्तान में बहुत सारे गलत फैसले हुए। आखिरकार किसी न किसी को तो ये ओहदे संभालने ही थे, क्योंकि लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम थे वो दिन दिहाड़े एक जलसा गाह में शहीद कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद किसी ने तो उनकी सीट संभालनी ही थी। गवर्नर जनरल के पास 1935 के आइन के मुताबिक बहुत सारे कंट्रोल होते थे और बहुत सारे इख्तियारात होते जिनका वो इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि हमने एक फालिज़दा शख्स के हवाले कर दिया सब कुछ। 17 अक्टूबर 1951 को ये ओहदा ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को दे दिया गया और गवर्नर जनरल की सीट खाली हो गई, मगर वो इन कवानीन का इस्तेमाल नहीं करते थे। फिर वजीर खजाना मलिक गुलाम मोहम्मद को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल की जो भाग दौड़ थी या जो कवानीन थे वो मलिक गुलाम मोहम्मद के पास आ जाते हैं, जो कि मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट थे और इनका क़याम पाकिस्तान के साथ इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। ना इनका ना इनके खानदान में से किसी का बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी इन पर एक ऐसी नवाजिश की गई कि हम याद रखते हैं आज भी, और इनको बाकायदा तौर पर एक अमेरिका की सेक्रेटरी भी दी गई जो इनकी बात सुनकर हमारे लोगों तक पहुंचाती, पाकिस्तानियों को बताती। लेकिन ये क्या पाकिस्तानियों की उम्मीदों पर पूरे उतरते। जो अपनी कही हुई बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते थे वो क्या पाकिस्तान की आवाम के जज्बात समझते या पाकिस्तान की आवाम को समझते। यही सबसे बड़ा गलत फैसला जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किया और इसके बाद में बहुत ही गलत असरात है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। मलिक गुलाम मोहम्मद जब पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बन गए तो उन्होंने खुलकर जायज और नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल किया, यानी उन्होंने नहीं देखा कि क्या काला है और क्या सफेद है, उन्होंने नहीं देखा कौन अच्छा है कौन बुरा है, उन्होंने नहीं देखा कि पाकिस्तान के मफाद में क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। उन्होंने वही किया जो उनकी मन मर्जी में आया और जो उनका दिल चाहता था। यानी इनके पीछे कहा यह जाता है कि इनके पीछे जनरल अयूब की काफी ज्यादा सपोर्ट थी, जिस वजह से ये अपने इख्तियारात का खुलकर बेदरीग इस्तेमाल कर रहे थे और किसी को चूं तक नहीं रेंग रही थी। कोई बंदा इनको पूछने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। सबसे पहला जो काम इन्होंने किया, जो बंगालियों के हिमायती लोग थे उनको कुचल दिया, उन पर खुलकर गोलियां बरसाई गईं और उनका सरेआम कत्ल गारत की गई, लेकिन कोई बंदा बोलने वाला नहीं था। इन्होंने बंगालियों के हिमायतियों को सरेआम कत्ल करवा दिया। दूसरा सबसे बड़ा काम जो इन्होंने गलत किया, लाहौर में चलने वाली आमदियों के खिलाफ जो तारीख थी उसको कुचल दिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मर्तबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया गया। लाहौर में जो मार्शल लॉ लगाया गया और उसके बाद से पाकिस्तान के ऐवानों में आप समझ ही गए होंगे कि बूटों की चीखो पुकार शुरू हो गई। और बात सिर्फ यहीं पर आकर नहीं रुकी, इन्होंने वजीर आजम को भी बरतरफ कर दिया, क्योंकि 1935 के आइन के मुताबिक सारे इख्तियारात जो थे वो गवर्नर जनरल के पास थे और इस वक्त पाकिस्तान का कोई अपना आइन नहीं था और कोई मुसवरा तैयार नहीं हो रहा था। ये सारी चीजें चलती गई तो ख्वाजा निजामुद्दीन ने जमहूरियत के बादशाह यानी बरतानिया की मलका को एक खत लिखा और उस खत में सारी बात एक्सप्लेन की और उनको कहा कि आप इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दें जो उन्होंने मेरी बरतरफी की है। लेकिन खुद को बादशाह समझने वाले, खुद को जमहूरियत का बादशाह समझने वाले, उन्होंने मलका ने ये दरखास्त रिजेक्ट कर दी और रिजेक्ट करते हुए गवर्नर जनरल का फैसला बरकरार रहा और आने वाला वजीर आजम बन गया पाकिस्तान का मोहम्मद अली बोगरा,
जो कि पाकिस्तान के अमेरिका में सफीर थे। उस वक्त अमेरिका में सफीर तैनात थे, उनको अमेरिका से बुलाकर पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया गया। 17 अप्रैल 1953 को जब नए वजीर आजम को बना दिया गया तो उसके बाद दस्तूर साज असेंबली को बरतरफ कर दिया गया, यानी कि इनको कोई पूछने वाला नहीं था कि जो वो करना चाहें वो करते जाएं। इन्होंने असेंबली की बरतरफी कर दी। 1954 में इन्होंने दस्तूर साज असेंबली को भी बरतरफ कर दिया। इन्होंने किसी की बात न सुनी, इन्होंने किसी की बात न मानी, ना ही ये किसी की सुनते थे, क्योंकि इनकी बात तो कोई समझने वाला था नहीं और अपनी ये बात किसी को समझाना नहीं चाहते थे। असल में इन्होंने उस असेंबली को इसलिए बरतरफ किया क्योंकि उस वक्त नए आइन का मुसवरा तैयार हो रहा था, जिसमें गवर्नर जनरल के जो हक हैं या जो इख्तियारात थे वो इख्तियारात कम किए जा रहे थे और इनको बरतरफ करने का सोचा जा रहा था। लेकिन इन्होंने उससे पहले ही गेम खेली और जनाब असेंबली ही तोड़ दी। और कहा यह जाता है कि उस वक्त इनको पूरी हिमायत हासिल थी जनरल अयूब खान की, जो वक्ती उस वक्त के आर्मी चीफ थे, और ये भी उससे बड़ा जुल्म पाकिस्तान पर कि वो उस वक्त के वजीर दिफा तैनात थे, यानी कि एक हाजिर सर्विस जनरल वजीर दिफा था पाकिस्तान का। पाकिस्तान पर जितने जुल्म ये गवर्नर जनरल कर सकता था या पाकिस्तान के साथ नाइंसाफिया कर सकता था, इसने कर ली। हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर इसको रोका कैसे और आमरों के आगे कौन आके खड़ा हुआ कि आप असेंबलियों में या ऐवानों में नहीं दाखिल हो सकते, क्योंकि मलिक गुलाम मोहम्मद ने तो अपनी पूरी कोशिश कर ली कि बूटों की आवाजें ऐवानों तक पहुंचा दी और सबको ऐवानों में भी लेकर आ गया कि एक हाजिर सर्विस ऑफिसर को उसने वजीर दिफा तैनात कर दिया। सबसे बड़ा जुल्म तो ये था। और बादशाही निजाम भी हमारा उसी वक्त से चला आ रहा था, क्योंकि इनके पास देखें ये उस वक्त के चौधरी शुजात थे, यानी कि आज के वक्त में जो चौधरी शुजात हैं वो किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते। उन्होंने अपने इब्तदाई बातों में मुल्क की बात करते, जिले की बात करते, उनके पास भी सेक्रेटरी। इसी तरह ये उस वक्त के चौधरी शुजात थे जिनके पास सेक्रेटरी तो मौजूद थी, लेकिन ये अपनी बात डायरेक्ट किसी को नहीं समझा सकते थे। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिएगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।